अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन टू आई के व्लॉग्स। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा स्कॉलरशिप के हवाले से कि आप उन चीज़ों को करके स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के बार बार यही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन भी किए हैं वीडियोज़ में, लेकिन फिर वही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये स्कॉलरशिप टोटली इसकी ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आप लोगों ने दो वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है, स्टिपेंडियम हंगेरिकम की वेबसाइट पे, यानी टेम्पस पब्लिक की वेबसाइट पे जिसका मैंने फॉर्म ऑलरेडी फिल कर लिया है। उसके अलावा HEC की वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना है, जिसका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट होपफुली अनाउंसमेंट हो जाएगी उसकी भी। उसमें यह है कि सिंपल सी बात है, अगर आपने माई प्रोफाइल अपनी कंप्लीट बना ली है तो उसके बाद आपका 2 से 3 मिनट लगेंगे जब वो अनाउंस होगी स्कॉलरशिप, और वो आपका अप्लाई हो जाएगा। इन दो वेबसाइट पे अप्लाई करने के बाद आपने जो HAT है वो आपने वहाँ पे सिलेक्ट करना है। जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आपका HAT कौन सा देना है, आपने HAT टाइप क्या होगा वगैरह वगैरह, वो आपका वहाँ पे आएगा, वहाँ पे शो होगा, आपने वहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपने अलग से HAT नहीं देना है, और कुछ लोगों ने अलग से रजिस्ट्रेशन करा ली या कुछ लोग अलग से देना चाह रहे हैं HAT, तो आपने अलग से नहीं देना है, बल्कि वो उसी स्कॉलरशिप के अंदर वो मेंशन होगा और वहाँ पे आपने उसको अप्लाई करना है और वो ऑटोमेटिकली आपका एनरोल हो जाएगा HAT के लिए। और फिर जो भी फ़ी होगी उसकी 1000 या जितना भी HEC फ़ी लेती है, उस फ़ी को सबमिट करने के बाद आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे और फिर रोल नंबर स्लिप आपको इशू होगी और वो सारी चीज़ें होंगी। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सी चीज़ें बता देता हूँ कि आपने किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। अब जो मेनली जो मेरे ख्याल से जो चीज़ें जो ज़्यादा फोकस करने वाली हैं वो सबसे पहले HAT है। इससे पहले कि आपके FSC में स्कोर कितने आए, मैट्रिक में कितने आए, या आपके बैचलर में GPA कितना है, और वो सारी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनको आप चेंज तो नहीं कर सकते। अब आपने क्या करना है, आप अपने चांसेस अगर इंक्रीज करने हैं तो उनका जो फर्स्ट एक पॉइंट है वो ये है कि HAT आपने अच्छे से तैयार करना है। अब जब आपका HAT अच्छे से तैयार नहीं होगा, इसका मतलब है आपकी नॉमिनेशन नहीं हो सकती है। इनिशियल नॉमिनेशन होना इज़ कंपल्सरी, यानी कि आपका वो 50% काउंट होता है। अब लास्ट ईयर से पहले यानी कि 2021 तक हम लोग ये कंसिडर करते थे कि इनिशियल सिलेक्शन इज़ 90% सिलेक्शन। इसका मतलब ये था कि जब इनिशियल सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद रिजेक्शन के चांसेस सिर्फ 10% होते हैं। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब चेंज इस तरह हो चुकी हैं कि काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेंट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए जो लोग 800 नंबर लेके MBBS में अप्लाई करना चाहते हैं उनसे यही गुजारिश है कि वो अप्लाई ना ही करें, बल्कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो कंपटीशन इस तरह से ज़्यादा हो चुका है, तो आप लोगों ने HAT में बेस्ट अपना देना है और उसके बाद आपकी इनिशियल सिलेक्शन हो सकती है। क्योंकि कंपटीशन अगर मैं कम से कम भी एवरेज अगर लगा लूँ तो एक सीट के ऊपर कम से कम 10 से 15 या 20 बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, बल्कि अगर मैं ये कम भी शायद बता। उसके बाद जो मास्टर और PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका लेटर ऑफ मोटिवेशन बेस्ट होना चाहिए या रिसर्च प्रपोजल बेस्ट होना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल सिलेक्शन तो आपकी हो गई है, उसके बाद आपकी सारी एप्लीकेशन HEC फॉरवर्ड करेगी यूनिवर्सिटी को कि ये बच्चे सेलेक्ट हमने कर लिए हैं। अब जब यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन देखेगी, उनके सामने आपके स्कोर होंगे FSC, मैट्रिक और या बैचलर जो भी होंगे, उसके अलावा जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी लेटर ऑफ मोटिवेशन। अब जिसका लेटर ऑफ मोटिवेशन बेस्ट होगा, बेस्ट डिस्क्रिप्शन कर रहा होगा आपकी पर्सनैलिटी की या आपके रिसर्च वर्क की या आपके बैकग्राउंड की, तो ऑब्वियसली चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि यूनिवर्सिटी उसको प्रेफरेंस देगी। और ऑप्शन जो है वो आता है हमारे पास यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू या यूनिवर्सिटी का टेस्ट और इंटरव्यू। बैचलर वालों के लिए टेस्ट और इंटरव्यू होगा, और जो मास्टर वाले हैं उनके लिए सिर्फ इंटरव्यू, और PhD वालों के लिए भी सिर्फ इंटरव्यू होगा। अब इसमें क्या होता है कि बैचलर वाले जो होते हैं, तो किसी ने बायोलॉजी में अप्लाई कर दिया है तो उनका जो टेस्ट होगा यूनिवर्सिटी लेगी, वो ऑनलाइन लेगी, और वो बायोलॉजी और इंग्लिश से रिलेटेड होगा। लेट्स सपोज कि किसी ने केमिस्ट्री में अप्लाई किया है तो उसका टेस्ट केमिस्ट्री और मैथ का होगा। फिजिक्स फॉर एग्जांपल अप्लाई किया है तो उसके रेलेवेंट सब्जेक्ट से टेस्ट होगा आपका। वो फिर यूनिवर्सिटी आपको टॉपिक्स वगैरह या सैंपल पेपर वगैरह खुद भेजेगी, फिर आपने उसको देख के वहाँ पे टेस्ट देना है, और उस टेस्ट को पास करना बहुत ज़रूरी है, और बल्कि अच्छे ग्रेड्स के साथ पास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल सिस्टम बहुत चेंज हो चुका है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब इनिशियल सिलेक्शन हो जाती थी उसके बाद हम समझते थे कि सिर्फ 10% अब आपका रह गया है सिलेक्शन होना, बाकी 90% सेलेक्ट अब हो चुके हैं। बट लास्ट ईयर से चीज़ें बिल्कुल चेंज हुई हैं। उसमें चेंजेस क्या आई हैं, उसमें ये आई हैं कि इवन आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू और टेस्ट भी सेलेक्ट हो जाता है, फिर भी आप मेरिट पे नहीं आते हैं।
उसकी वजह यह है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। कुछ लोग 60% पे अगर अपना टेस्ट पास करते हैं तो उनकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत मिनिमम होंगे। 60% मैं यूनिवर्सिटी के टेस्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो यूनिवर्सिटी के होते हैं वो 60% होते हैं। आपने मिनिमम 60% लेना है, उससे अच्छे लेंगे तो उतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे मेरिट में आने के लिए। फिर ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू होगा, जो बैचलर वाले होंगे उनका इंटरव्यू अपने टेस्ट से रिलेटेड होगा, और अगर इंग्लिश उनकी चेक हो रही होगी वहाँ पे कि इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स क्या हैं उसकी, और जो मास्टर वाले होंगे जो होंगे उनके ऑब्वियसली उनके फील्ड से रिलेटेड होगा, जो बैकग्राउंड होगा उनका बैचलर का, और पीएचडी वालों का भी यही सीन होगा। अब इन सारी चीज़ों के बाद जाके आपका फाइनल मेरिट बनेगा, यानी कि फाइनल सिलेक्शन होगी, और वो सिलेक्शन स्कॉलरशिप की होगी। अब आप इस पूरे प्रोसेस में देख सकते हैं आपको कहाँ कहाँ चीज़ों पे, किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। मेन चीज़ HAT है, उसके बाद लेटर ऑफ मोटिवेशन है, उसके बाद यूनिवर्सिटी टेस्ट और इंटरव्यूज़ हैं। ये प्रोसेस लेंथी ज़रूर है बट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसमें थोड़ा कंपटीशन होगा ज़रूर। आप लोग रियली इसमें वर्क करना चाहते हैं तो आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं आराम से। इसमें बहुत सी पाकिस्तानी यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जो बार बार मुझे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। वो ये है कि क्या डॉक्यूमेंट अटेस्ट होने चाहिए, डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं होने चाहिए। अगर अटेस्ट हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट अभी अटेस्ट ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस बड़े आ रहे हैं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बहुत से केसेस में अब चाहिए, चेंजेस हो चुकी हैं यूनिवर्सिटीज़ के। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अपडेट वाली वीडियो में, कि कुछ यूनिवर्सिटियां इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे आपको एक्सेप्ट करेंगी और कुछ आपसे आइल्स मांग रही हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रख देना है। और बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि B1 B2 ये C1 C2 ये लेवल क्या होते हैं। तो मैं आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग बिल्कुल भी इसको नहीं जानते, और इवन के कुछ मास्टर और PhD के स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन के B1 और B2 क्या होता है, तो भाई ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। और आप लोगों को तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को पता होंगी ये चीज़ें। ये इंग्लिश के लेवल हैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2। अब A1 A2 जो है वो बेसिक यूज़र होता है, B1 B2 इंडिपेंडेंट यूज़र होता है, और हर जगह पे एटलीस्ट B2 चाहिए होता है, और C1 C2 इंडिपेंडेंट यूज़र होता है। तो ये सारे इस तरह के लेवल्स हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और बात बताने वाला हूँ कि वो ये है कि हमारा फेसबुक का एक ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, तो वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और वहाँ उसको ज्वाइन करने के बाद आप लोग वहाँ पे अपनी कोई क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, पोस्ट अपनी कर सकते हैं अगर कोई इश्यूज़ आ रहे होंगे। तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे अलाउ की हुई हैं, और होपफुली वहाँ हम आपको हेल्प करने की कोशिश भी करते रहेंगे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।